मैं अश्विनी कुमार झा 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय के साथ पुनः उपस्थित हूँ। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको सबसे पहले जो आपका गृह कार्य दिया था उन प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। आप जांच लें, आपने बनाया होगा। तो पहला प्रश्न दिया था आपको, बनाने के लिए, संधि करने के लिए दिया था अधि प्लस ईश्वरः। ये स्वर संधि का, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ह्रस्वी प्लस दीर्घी हो जाएगा, तो अधि प्लस ईश्वरः अधीश्वरः होगा। महा प्लस अनुभावः, ये भी महानुभावः। परम प्लस ईश्वरः परमेश्वरः। अधम प्लस ऋणः अधमारणः, री का आर हो जाएगा। अति प्लस आचारः, इसमें ई का यो हो जाएगा। ये आपने नियम स्वर संधि का देख लेंगे, उन्हीं नियमों से ये बनता है। तो ई का यो हो गया, तो अति का ई का यो हो गया, तो अत्याचारः। सु प्लस आगतम, इसमें ऊ का व हो जाएगा, स्वागतम। तथा प्लस एव, तथैव। आ के बाद ए रहे तो ऐ हो जाए, ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाएगा। अत्र प्लस एव अत्रैव। नई प्लस अकह, तो ऐ का आय हो जाएगा, तो नायकः। ए का ऐ हो जाएगा। पो प्लस अनः पवनः, ओ का अब, औ का आव, तो ओ यहाँ है, तो पो प्लस अनः पवनः। वाक प्लस दानम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो कौ के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा में से कोई वर्ण है, दो है, दानम। तो थो दो, ये तीसरा वर्ण है तवर का, तो यहाँ कौ का भी तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो कौ खौ गौ, तो वाग दानम इसका हो जाएगा। सत प्लस उक्ति, तो सदुक्ति है। अब इसमें जगत प्लस नाथा है, जगन्नाथा है। इसमें भी तो का तीसरा वर्ण तो नौ है, तो जगत प्लस नाथा, ये पंचम वर्ण हो गया, जगन्नाथा है। अब है स्वयं प्लस वरः, तो यहाँ पर स्वयं, ये क्या कहते हैं, ये उदाहरण आपका है इसका, ये मोनुस्वारः का, तो इसमें स्वयं पर मौ का अनुस्वार हो जाएगा, तो स्वयं वरः। इसके बाद सम प्लस वादः, तो मौ का भी यहाँ भी अनुस्वार हो जाएगा, तो संवादः। ये आपका उदाहरण था। अब आपको व्यंजन संधि के कुछ और नियम आपको बता दूं। अब इसमें तीसरा नियम आपको है तोरली। ये बहुत आसान नियम है। तोरली का मतलब, यदि तवर्ग के बाद तवर्ग नहीं, तो के बाद यदि लो आए तो तो का परिवर्तन लो में हो जाता है। जैसे उत प्लस लेखः उल्लेखः, तत् प्लस लीनः तल्लीनः, यहाँ तो का लो हो गया। ये बहुत आसान है, ये आपको आसानी से याद रह सकता है। अब उसके बाद अगला नियम है स्तोश्चुः नाश्चुः। तो स्तोश्चुनाश्चुः, यहाँ पर ये स्तोश्चुः स्तोश्चुनाः श्चुः, इसमें दो भाग हैं। यदि सौ के बाद, दंत सौ के बाद तालब शौ हलंत आए या चवर्ग आए, तो दंत सौ का परिवर्तन तालब शौ में हो जाता है। इसका पहला भाग है, जैसे रामस प्लस शेते, तो रामस शेते, तो यहाँ दंत सौ का तालब शौ में, दंत सौ हलंत है रामस में अंत में, तो उसका परिवर्तन तालब शौ में हो गया, तो रामस शेते। अब इसका दूसरा भाग है, यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में हो जाता है। ये भी आसान है। तवर्ग के बाद यदि चवर्ग रहे तो तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में हो जाता है। तवर्ग तो आप जानते ही हैं, तो दो दो नौ, और चवर्ग चौ छौ जौ झौ यों। तो यहाँ पर उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे उत प्लस चारणम, तो उत में तो है तवर्ग और चौ है, चारणम में प्रारंभ में है चौ,
तो चौ है चवर्ग, तो तौ के बाद तवर्ग के बाद चवर्ग आया, तो यहाँ तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में हो गया, तो उच्चारणम। उसी तरह सच्चरित्र, तो तवर्ग के बाद यहाँ भी चवर्ग आया, तो तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में हो गया सच्चरित्र। उत प्लस ज्वलः, तो यह छौ छौ जौ झौ, तो जौ आ गया चवर्ग का, और ये उत में तो है तवर्ग का, तो उत प्लस ज्वलः उज्ज्वलः। अब अगला नियम है वा पदांतस्य। यदि मौ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, तो मौ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो या तो मौ का अनुस्वार हो जाता है या मौ का पंचम वर्ण हो जाता है, या मौ का अनुस्वार हो जाता है, या अनुस्वार नहीं हो तो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम, और दोनों ही सही है, अनुस्वार वाला भी सही है और पंचम वर्ण वाला भी सही है। अब जैसे इसका उदाहरण से आप समझ लीजिए, अहम प्लस कारः, तो ये मौ का अनुस्वार हो गया, तो हौ पर अनुस्वार अहंकारः, ये भी सही है, या इसका परिवर्तन हो गया अहंकारः, तो मौ का पंचम वर्ण है, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण, मौ का परिवर्तन बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में हो जाएगा। तो यहाँ है कारः है कवर्ग का, तो कवर्ग का पंचम वर्ण है क ख ग घ अंग, तो मौ का परिवर्तन हो जाएगा अहंकारः, अंगों, मौ का परिवर्तन अंगों में हो गया। उसी तरह किम प्लस चित, तो यहाँ मौ का परिवर्तन या तो अनुस्वार में होगा या चवर्ग के पंचम वर्ण में। चित पहला वर्ण है दूसरे शब्द का, तो चौ का अंतिम वर्ण यानी पांचवा वर्ण है, चवर्ग का पांचवा वर्ण है चौ छौ जौ झौ यों, तो इसका दोनों हो जाएगा। किंचित, कौ पर किंग की पर अनुस्वार किंचित, या उसका चवर्ग का पांचवा वर्ण है मौ के स्थान पर हो जाएगा किंचित यों। अब है इसका सम प्लस गमः, सम प्लस गमः संगमः, सौ पर अनुस्वार भी होगा, और गमः का गौ है कवर्ग का पंचम वर्ण, कवर्ग का पंचम वर्ण है आपको क ख ग घ अंग, तो संगमः ये भी हो जाएगा। इस तरह आपका व्यंजन संधि के इतने नियम जानने के बाद आपको मैं विसर्ग संधि के बारे में कुछ बताऊंगा। धन्यवाद।